फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड के बारे में। चलिए देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो वो क्या होंगे? वो होंगे पी धन ला। अब यदि पी और ला के और टुकड़े किए जाएं तो वे होंगे प धन ई तथा ल धन आ। अब यदि प ई और ल और आ की और टुकड़ा करना चाहें तो वो संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियाँ अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा की यह इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सकें वो वर्ण कहलाते हैं। बात करते हैं वर्ण की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। वो दो हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या होता है? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ये 11 होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जा सकता है, मतलब हम उनको आराम से बोल सकते हैं। अ, ई, उ तथा री ये मूल स्वर होते हैं। ये इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जो दो स्वरों के मिलने से बनते हैं। इनमें री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री यानी कि र धन ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। लेकिन अगर बात करते हैं हम री से ऋषि की, तो इसका ज़्यादातर यूज़ संस्कृत में होता है। इसका हिंदी में यूज़ केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों में ही इसका प्रयोग मिलता है और इसका उच्चारण हम लोग नॉर्मली री यानी कि र में छोटी की मात्रा के रूप में करते हैं। बात करते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। चलिए देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। बात करते हैं दीर्घ स्वर की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ और औ। अंग्रेजी का औ जो होता है उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली हिंदी में, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज, चॉकलेट ये सब लिखते हैं। तो एक और स्वर होता है जो कि प्लुप्त स्वर होता है, जिसमें कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ओम। तो ये जो ओम में जो ये साउंड होती है ये हमारी और ज़्यादा खिंच जाती है, ये और ज़्यादा टाइम लगता है, इसको प्लुप्त स्वर बोलते हैं। बात करते हैं हम व्यंजन की, तो जो वर्ण अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्यंजन को बिना हम स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अव्यय यानी कि उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होती है। जैसे कि प का उच्चारण करना है तो हम बेसिकली केवल प शुद्ध रूप से नहीं बोल सकते, उसमें हमारा अ का उच्चारण ज़रूर हो जाएगा। बात करते हैं इसको लिखने की, तो अगर हमें केवल शुद्ध व्यंजन लिखना होता है तो इसमें हम इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे कि हल चिन्ह वर्ण के स्वर रहित होने का परिचायक होता है, मतलब हमें ये बताता है कि इसमें स्वर नहीं जोड़ा हुआ है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर उसका अर्ध रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमें अपराह्न लिखना है तो हम इसके नीचे ह के नीचे हलंत लगा देते हैं। पाठ्य, विश्व, क्यारी ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। हिंदी में जो व्यंजन होते हैं उसमें जो भी हमें व्यंजन लिखना होता है, अगर हमें इसे स्वर रहित लिखना होता है तो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, यानी कि ये उच्चारण के आधार पे कौन कौन से होते हैं। तो उच्चारण के स्थान पर अगर हम बात करें तो बेसिकली क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। चलिए देखते हैं। क वर्ग के अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं उसमें अ, आ, क, ख, ग, घ तथा विसर्ग और ह आता है। उच्चारण स्थान की बात करें तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है और इसको हम लोग कंठ नाम ध्वनि दिए हैं। च वर्ग में क्या आता है? च वर्ग में जो हमारा तालु से उच्चारण होता है वो सारे वर्ण आते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इय, श।
ये सारे जो हमारे तालु से होते हैं वो तालव्य ध्वनि कहलाते हैं। ट वर्ग में जो आता है वो बेसिकली ट, ठ, ड, ड़, ढ, री, श, र, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनको मूर्धा या मूर्धन्य बोलते हैं। त वर्ग में जो आते हैं वो वर्ण हैं त, थ, द, ध, न, ल और स, इनको दांत या दंत्य वर्ण बोलते हैं। प वर्ग की बात करें तो प, फ, ब, भ, म, उ और बड़ा ऊ, इसको ओष्ठ या ओष्ठ्य बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ए और आई की, तो इसमें कंठ व तालु दोनों का सम्मिलित रूप तो होता है, इसलिए इसको कंठ तालव्य ध्वनि भी बोलते हैं। और व को हम दंत व ओष्ठ दोनों से उच्चारण होता है, इसलिए दंतोष्ठ भी बोलते हैं। ओ और अ एक ऐसा वर्ण है जिसको हम लोग कंठोष्ठ बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण में हमारे कंठ और ओष्ठ दोनों का बराबर का योगदान होता है। बात करते हैं नासिक के व्यंजन की, तो नासिक के जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं अंग, ञ, ड़, न, म। इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओठ के स्पर्श जो होता है, अतः इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये जो स्वर होते हैं ये स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कभी कभी हम ये बोलते हैं, तो ये बोलने में हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम ए बोल रहे हैं। जैसे गए, तो गए बोलते हैं हम, तुम गए में ग, य में एक ही मात्रा लिखते हैं, तो ये जो य के ऊपर ए वाला साउंड है ये हमें कुछ कुछ स्वर का उच्चारण का बोध कराता है, इसलिए इसे ऐसा कहा गया है कि ये स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति में है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया। बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो श, स, ह, इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास यानी कि वायु छोड़ने वाले श्वास के साथ घर्षण से होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से और स का उच्चारण करते समय मूर्धा से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों से स्पर्श करती है, इसलिए इनको जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि 2 व्यंजनों से इसका संयोग करने से बना हुआ है। ये बेसिकली 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श। चलिए देखते हैं कि इनका निर्माण किन व्यंजनों से हुआ है। तो जो क्ष है इसका निर्माण क, श और अ से मिलकर हुआ है, जैसे कि क्ष बनता है, जैसे कि क्षत्रिय वाला क्ष कहते हैं। त्र की बात करते हैं तो त, र और अ से मिलने से हुआ है। और ज्ञ की बात करें तो ज, ञ और अ से हुआ है। श्र, श, र और अ के मिलने से हुआ है। हिंदी में जो ज्ञ का उच्चारण है वो आधा ग और य वाला होता है, इसलिए इसका विस्तार अगर हमें लिखना हो तो हम इसे ग के नीचे हलंत, य हलंत, अ यानी कि ज्ञ की तरह भी लिखते हैं। ये सारे जो होते हैं हमारे बेसिकली वर्ण के पार्ट्स होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।